क्वेश्चन नंबर 6 तक किया था, क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 एक बार पढ़ लेना क्या लिखा हुआ है सामने। तो पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, ये फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर लिखा है कि 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, 2 कॉइन को एक बार टॉस कर, तो 2 कॉइन को एक बार टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, एस की वैल्यू क्या होगी। 4 वैल्यूज होंगी, कौन कौन सी वैल्यू होंगी, एच एच, एच टी, सी एच और टी टी। क्या ये क्लियर हो? ठीक है। अब यहाँ पर इवेंट ई इसने दे रखा है, तो इवेंट ई क्या है, टेल अपीयर्स ऑन वन कॉइन, टेल अपीयर्स ऑन वन कॉइन, इवेंट ई। ठीक है। और इवेंट एफ क्या दे रखा है, इवेंट एफ क्या है, वन कॉइन शोज हेड। ठीक है। तो टेल अपीयर्स ऑन वन कॉइन, एक कॉइन पे टेल आना मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर एलिमेंट क्या आएंगे इसकी, एच एच और एच टी। ठीक है। तो यहाँ पर इवेंट ई में आ जाएगा, नहीं सॉरी एच एच नहीं, एच टी और टी एच, एच टी और टी एच। टेल अपीयर ऑन वन कॉइन, एक कॉइन में टेल आना, तो एक कॉइन में टेल आने वाला है, ये दोनों आउटकम है। इसमें तो दोनों में टेल आ रहा है, इसमें दोनों में टेल नहीं आ रहा है। तो एज पर द स्टेटमेंट इवेंट ई क्या है, टेल अपीयर्स ऑन वन कॉइन। क्लियर हो गया ये चीज। इवेंट एफ में क्या बोल रहा है, वन कॉइन शोज हेड, एक कॉइन में हेड शो करना, एक कॉइन में हेड शो करना मतलब फिर से क्या आ जाएगा यहाँ पर, एच टी, और क्या आ जाएगा यहाँ पर, टी एच। क्या ये क्लियर हो गया सभी को यहाँ पर? ठीक है। अब आपको निकालना है यहाँ पर फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ। तो ई गिवन एफ का फॉर्मूला, दो फॉर्मूला मैंने बताया था। एक फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये फॉर्मूला लगा सकते हो। या फिर सीधे सीधे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ, ये लगा सकते। समझ में आई ये चीज? तो यहां पर सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ई इंटरसेक्शन एफ। तो बताओ ई इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा। ई इंटरसेक्शन एफ एक्चुअली सेट बनेगा, तो इसमें अगेन एच टी और क्या आ जाएगा, टी एच। कॉमन लेते हैं दोनों में, तो दोनों में दोनों चीजें कॉमन। क्लियर हो गई ये चीज। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ निकालने के लिए अब हम फॉर्मूला सेकंड वाला जो मैंने लिखा है, एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय एन ऑफ एफ, ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो गया, 2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ कितना हो गया, 2। तो ये दोनों कट जाएगा, तो फाइनली यहाँ पर क्या मिलेगा, 1। तो ये प्रोबेबिलिटी आएगी 1। क्या ये समझ में आ गया? सिमिलर वे में सेकंड वाला कैलकुलेट करो, क्या आएगा, 0। तो यहाँ सेकंड वाले में तुम लोग आगे सॉल्व करते जाओ ना। ठीक है। सेकंड वाले में क्या लिखा हुआ है, इवेंट ई है नो टेल अपीयर्स, मतलब टेल नहीं आ रहा है, एक भी टेल नहीं आ रहा, नो टेल अपीयर्स मतलब कि क्या आ रहा है, सिर्फ हेड आ रहा है। तो इवेंट ई के एलिमेंट क्या हो जाएंगे यहाँ पर, एच एच। ठीक है। इवेंट एफ क्या है यहाँ पर, नो हेड अपीयर्स, तो इवेंट एफ के एलिमेंट क्या आ जाएंगे, कोई भी हेड नहीं आ रहा मतलब दोनों टेल आ रहा है, मतलब क्या आ जाएगा, टेल टेल। क्या ये क्लियर हो गया? अब ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, वैष्णव इंटरसेक्शन याद है ना क्या होता था, क्लास 11th में पढ़ते थे इंटरसेक्शन, जिसमें हम दोनों सेट्स के बीच में कॉमन एलिमेंट लेते थे। तो इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, मतलब क्या हो जाएगा, नल सेट। क्लियर हो गया ये चीज। अब अगर आपको फॉर्मूले में, अब आपको निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, तो फॉर्मूला क्या होता है, एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। इंटरसेक्शन में कितना एलिमेंट है, एक भी नहीं, 0, डिवाइडेड बाय एन ऑफ एफ। एफ में कितना एलिमेंट है, 1। तो इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 0। हो गया ये, हटा दो इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करो इसको जल्दी। यहां लिखा है अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, एक डाइस को 3 बार थ्रो कर रहे हैं। अब इसका सैंपल स्पेस बनाना बहुत मुश्किल है, ठीक है, लेकिन आप सिर्फ ये देखो कि कितने आउटकम्स होंगे। ऑलमोस्ट एक बार थ्रो करते तो कितने पॉसिबल आउटकम, 6, 2 बार थ्रो करते तो
6 स्क्वायर मतलब कि कितना हो जाएगा 36। 3 बार थ्रो करने पे 6 की पावर 3 तो कितना हो जाएगा 216। क्या ये क्लियर हो गया? इवेंट ई क्या बोलता है? 4 अपीयर्स ऑन थर्ड टॉस, है ना? तो एक चीज तो हमें पता चल गई कि एन ऑफ एस की वैल्यू कितनी है 216। किसी को कोई डाउट तो नहीं ना इसमें? एन ऑफ एस हो गया 216, 6 की पावर 6, 3 बार टॉस किया डैश को, दैट्स व्हाई। इवेंट ई जो है उसमें बोल रहा है 4 अपीयर्स ऑन। तो इवेंट ई के एलिमेंट क्या क्या होंगे? देखो एक है 1,1,4, थर्ड टॉस में 4 आना। दूसरा क्या आएगा 1,2,4, 1,3,4, ऐसा करते हुए 1,6,4। ये होगा पहला आउटकम का सेट। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा? 214, 224 एंड अप टू 264। कितने पॉसिबल आउटकम होंगे इसके? 614, 624, ऐसा करते हुए क्या जाएगा 664। तो ऐसे टोटल कितने आउटकम्स हो जाएंगे 36। क्या ये क्लियर हो गया? फिर इसके बाद क्या लिखा है? ये इवेंट ई हो गया। अब इवेंट एफ क्या लिखा है पढ़ो ध्यान से। इवेंट एफ लिखा है 6 and 5 respective appears respectively on first 2 tosses। तो पहले टॉस में 6 आना, दूसरे टॉस में 5 आना, तीसरे टॉस में कुछ भी आ जाए। तो इसके आउटकम्स क्या हो जाएंगे? 651, 652, 653, 654, 655 और ये आ जाएगा 656, 656। तो ये टोटल कितने आउटकम्स हो गए इसके? 6। ये क्लियर हो गया? अब आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ। फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालो, या तो दूसरा तरीका क्या होता है एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो यहाँ पर एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ वाला लगा। तो एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय एन ऑफ एफ, ये फॉर्मूला लगा दो। तो बताओ जल्दी इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट आएंगे? एक ही एलिमेंट आएगा। इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन। तो इसमें बोलता है आखिरी में 4 आना चाहिए, इसमें बोलता है पहले और दूसरे में 6 और 5 आना चाहिए। तो सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा ये वाला जो दोनों ही स्टेटमेंट में कॉमन होगा। तो इसमें एक एलिमेंट आएगा डिवाइडेड बाय एन ऑफ एफ। तो एन ऑफ एफ में कितने एलिमेंट है? 6। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 1/6। क्लियर हो गया सबको ये? ठीक है ना? यश आराधना ये 6/4 ये कैसे निकला इंटरसेक्शन में? तुम लोग खड़े रहो तो वहीं पर। क्या कर रहे थे? क्यों नहीं आया टाइम पे ये बताओ? हाँ? क्या टाइम पे क्यों नहीं आया? 5:15 का टाइमिंग है, क्यों टाइम पे नहीं आया निखिल? चलो वहीं एक क्वेश्चन तक कम से कम आज बैठ जाओ। नेक्स्ट क्लास से ऐसा मत करना, ठीक है? बैठो जल्दी। इधर आ सौभाग्य सामने, जल्दी जल्दी सेटल डाउन। निखिल सेकंड बेंच पे। हाँ, इसमें क्या डाउट है? इसमें ये डाउट है कि ये कैसे आया। तो इवेंट ई का मतलब क्या है कि आखिरी टॉस में 4 आना। ठीक है, आखिरी टॉस में 4 आना, तो ये सारे पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, इवेंट एफ का मतलब है कि पहले टॉस में 5 और दूसरे टॉस में 6 आना। ठीक है, तो इसके ये पॉसिबल आउटकम होंगे। तो इसके हिसाब से आखिरी में 4 आना चाहिए। तो इनमें से आखिरी में 4 किस में आ रहा है? सिर्फ इसमें आ रहा है। तो यही एलिमेंट होगा जो दोनों के बीच में कॉमन होगा। तो इसलिए ई इंटरसेक्शन एफ लेंगे तो सिंगल एलिमेंट आएगा। इसलिए यहाँ पर न्यूमरेटर में आ गया 1 और एन ऑफ एफ में आ गया 6। क्या ये क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन को सारे बच्चे ध्यान से पढ़ना। क्या लिखा है?
मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर ए फैमिली पिक्चर। तो ये तीन लोग हैं, मदर फादर और सन, एक लाइन पे खड़े हो रहे हैं फैमिली पिक्चर के लिए। ई जो है उस वो स्टेटमेंट है, इवेंट है कि सन ऑन वन एंड, और एफ जो इवेंट है उसमें लिखा है फादर ऑन मिडल। पहले तो एक काम करते हैं, हम इसमें सैंपल स्पेस बनाते हैं, ऑल पॉसिबल आउटकम्स बनाते हैं। चलो बनाओ जल्दी, ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा, सैंपल स्पेस क्या बनेगा। अगर तीन लोग फैमिली पिक्चर के लिए है तो क्या हो सकता है, स्टार्टिंग में मदर हो, फिर बाद में फादर, फिर सन, या फिर स्टार्टिंग में मदर फिर सन फिर फादर, है ना। ये हमने पहले दो पॉसिबल आउटकम ली। नेक्स्ट और क्या होगा, पहले हमने मदर से स्टार्ट किया था, अब हम पहले पोजीशन पे फादर को रखते हैं, तो फादर मदर एंड सन, फिर फादर सन एंड मदर, ये हो जाएगा पॉसिबिलिटी। फिर अब हम सन से स्टार्ट करते हैं, तो पहली पोजीशन में सन, फिर मदर फादर, फिर सन, फिर फादर मदर। तो ये टोटल कितने पॉसिबल आउटकम हो गए, 6 होंगे ना। आया कि नहीं समझ में 6 कैसे हुआ। अगर ये चीज नहीं समझ पाए तो एक और तरीका याद रखो, क्लास 11 में जो तुम लोग परमिटेशन पढ़ते थे ना, परमिटेशन कॉम्बिनेशन, उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। अगर पहली पोजीशन में किसी को खड़ा रहना है तो कितने पॉसिबल आउटकम है, 3। दूसरी पोजीशन के लिए कितने पॉसिबल आउटकम, 2, और आखिरी पोजीशन के लिए 1। तो टोटल नंबर ऑफ वेज जिसमें ये अरेंज हो सकता है 3 2 6, तो 6 पॉसिबल वेज होंगे। तो इसलिए ऑल पॉसिबल आउटकम कितने आ जाएंगे, 6। क्या ये क्लियर हो गया। अब इवेंट ई वाला सेट जल्दी बनाओ, क्या बनेगा, सन ऑन वन एंड। तो इसमें इवेंट ई में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, लिखो। क्या फर्स्ट वाला एलिमेंट आएगा, फर्स्ट वाला एलिमेंट आएगा या नहीं, यस और नो, यस, क्योंकि वन एंड पे है सन। सेकेंड वाला आएगा क्या, नहीं। थर्ड वाला आएगा, यस, फादर मदर एंड सन। फोर्थ वाला नहीं। फिफ्थ वाला आएगा, सन मदर फादर, और सन फादर मदर। ये इवेंट ई हो गया। अब इवेंट एफ के एलिमेंट्स लिखो। उसमें लिखा फादर ऑन द मिडल, तो इसमें पहला एलिमेंट नहीं आएगा, दूसरा एलिमेंट नहीं आएगा, तीसरा नहीं आएगा, पहला आएगा, सॉरी पहला आएगा, मदर फादर एंड सन। दूसरा नहीं आएगा, तीसरा नहीं आएगा, चौथा नहीं आएगा, पांचवा नहीं आएगा, आखिरी वाला आएगा। पांचवा भी तो आएगा, पांचवा कैसे आएगा, सन ऑन मिडल, फादर ऑन मिडल। ठीक है, यही क्लियर हो गया। अब आपको निकालना क्या है, यहाँ पर निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ। फॉर्मूला क्या है, एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय क्या है, एन ऑफ एफ, ये है फॉर्मूला। तो सबसे पहले ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लो। तो बताओ कितने कॉमन एलिमेंट है दोनों पे, यहीं से दिख जाएगा, एक ही कॉमन एलिमेंट है, मैंने मार्किंग कर दी थी इसलिए। तो एक ही कॉमन एलिमेंट है मदर फादर एंड सन वाला, ठीक है। दो है क्या, लास्ट वाला भी है, अच्छा, उसको ये भी वाला, ये वाला भी है, ओके, ये भी कॉमन है। और एक आ जाएगा सन फादर मदर, 2 आ रहा है, ठीक है, ओके। तब यहां पर चेक कर लेना, ई इंटरसेक्शन एफ में कितने कॉमन एलिमेंट हो गए, 1, या इंटरसेक्शन एफ नहीं, इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट हो गए, 2, और एफ में कितने एलिमेंट हो गए, 2। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2/2, दैट इज इक्वल्स टू 1। क्लियर हो गया क्या सबको, इसमें कितने एलिमेंट डिवाइडेड बाय एफ में कितने एलिमेंट। हटा दो इस क्वेश्चन को फिर मैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो इसको। A black and a red dice rolled. Find the conditional probability of obtaining a sum greater than 9. Given that black die resulted in 5. तो अगर 2 डाइस को रोल करते तो कितने पॉसिबल आउटकम होते, 36। ठीक है, एक बार वो 36 आउटकम्स को लिखो जल्दी से कॉपी में, लिखो जल्दी लिखो, हाँ पूरा।
11 12 13 14 15 16 21 22 23 24 25 26 31 32 33 34 35 36 41 42 43 44 45 46 51 52 53 54 55 56 और आखिरी आएगा 61 62 63 64 65 66। इसलिए ये सारे पॉसिबल आउटकम्स हो गए। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन में लिखा क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए सम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9, ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9, ये वाली चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ये आपका इवेंट ई हो गया, समझ में आया कि नहीं? 9 को काउंट करें, ग्रेटर देन 9 मतलब 9 को काउंट नहीं करेगी, ये इवेंट ई हो गया। अब यहां पर देख के बताओ इवेंट ई के एलिमेंट कौन कौन से आएंगे जिसमें सम 10 आएगा या 10 से ज्यादा आएगा। तो 64 65 ये सारे इवेंट ई के अंदर आएंगे। समझ में आया कि नहीं? चेक कर लो एक बार। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सम कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, इसके ऊपर वाली लाइन में पूरा सम कितना आ रहा था, 9 आ रहा था। तो ये वाले इवेंट ई के एलिमेंट हो गए। क्लियर हो गया ये चीज? अब इवेंट एफ क्या है? तो इवेंट एफ में लिखा है ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5, ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5। तो हम एक काम करते हैं, ये वाला जो पहला वाला जो आउटकम है ना, वो ब्लैक डाइस का आउटकम को लेता हूं, है ना। ये ब्लैक डाइस के आउटकम है जो यहाँ पर इस रोज में 1 2 3 4 5 6 ये ब्लैक डाइस के। तो ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5, तो ब्लैक डाइस में 5 किसमें किसमें है? देखो ये वाले सारे आउटकम्स है जिसमें क्या है, ब्लैक डाइस में 5 है। क्या ये समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, तो बताओ इसमें इवेंट ई के एलिमेंट्स, ये तो आपको दिख गया था, इवेंट ई के एलिमेंट कौन कौन से आ रहे थे? 4 6 4 6 और कौन सा आ रहा था? 5 5 6 4 5 6 6 5 और लास्ट क्या आ रहा था? 6 6। ये टोटल 6 आउटकम्स आ रहे थे। इवेंट एफ के आउटकम्स क्या क्या आ रहे हैं देखते चलो। इवेंट एफ के आउटकम्स क्या क्या आ रहे हैं? 51 52 53 अप टू 56, 51 52 53 54 55 एंड 56। अब यहां पर देखो, अगर आपको निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, तो फॉर्मूला क्या है? एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय एन ऑफ एफ, यही फॉर्मूला लगेगा। तो इसके लिए ई इंटरसेक्शन एफ निकालना पड़ेगा। तो ई इंटरसेक्शन एफ यहां से देखो या वहां से देखो, बताओ क्या आएगा इंटरसेक्शन एफ? 5 5 और 5 6, 5 5 और ये आ जाएगा 5 6। क्लियर हो गया सबको ये? अब देख लो ई इंटरसेक्शन एफ का काउंट कितना है, कितने एलिमेंट है? 2, और एफ में कितने एलिमेंट है? 6, तो ये आ जाएगा 2/6। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? 1/3। क्लियर हो गया? एक बार चेक कर लो जल्दी। सेकेंड पार्ट सॉल्व करो जिनका ये हो गया। इवेंट ई क्या लेंगे इस क्वेश्चन में? सेकंड में इवेंट ई क्या लेंगे? सम क्या आना? 8 आना। तो सम 8 आना ये हमारा इवेंट ई हो जाएगा। सम 8 आना ये हमारा इवेंट ई हो जाएगा। अब बताओ इवेंट ई के एलिमेंट्स क्या क्या होगा? ये वाले पूरे इवेंट ई के एलिमेंट हो जाएंगे। समझ में आ गया सबको ये? ठीक है, और इवेंट एफ किस चीज को लेंगे? इवेंट एफ किस चीज को लेंगे कि रेड डाई में क्या आना? लेस देन 4 आना। रेड डाइस में लेस देन 4 आना। तो रेड डाइस वाला हम ये वाला ले रहे हैं, रेड वाले आउटकम्स ये है ना। रेड वाले आउटकम्स 1 2 3 4 5 6, मतलब सेकंड वाला जो आउटकम है वो रेड डाइस वाला है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहे हैं? लेस देन 4 आना। तो लेस देन 4 आना मतलब कि ये वाला पूरा आउटकम आएगा, ये पूरा आउटकम आएगा एफ का। समझ में आया कि नहीं? देख लो जल्दी,
ये पूरा क्यों आएगा, क्योंकि देखो ये सेकंड वाला आउटकम जो है रेड वाले का है, तो रेड वाले में यहाँ पर देखो 3 आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है 1 आ रहा है, और इसके बाद जितने भी है उसमें 4 या 4 से बड़ा नंबर आ रहा है। समझ में आया कि नहीं ये चीज? इसीलिए मैंने पूरा सैंपल स्पेस बनाया, क्योंकि इसको देख के आप तुरंत आंसर कर दोगे, क्योंकि दोनों के इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट है 2, और एफ में कितने एलिमेंट है ये पूरा काउंट कर लो, तो 6 3 कितना हो गया 80। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ का एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ में 2 एलिमेंट आएंगे जो कॉमन है, डिवाइडेड बाय एन ऑफ एफ, एफ में कितने एलिमेंट आएंगे, तो 6 6 6 मतलब कितना आ जाएगा 18, तो उसका आंसर कितना आ जाएगा 1/9। क्या सबको समझ में आ गया बच्चे? क्योंकि अब मैं पूछूंगा इसी क्वेश्चन पे और कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस क्रिएट करूंगा जो आपको आंसर करना पड़ेगा। हो गया? कौन सा क्वेश्चन बना रहा है, आगे बना रहा है क्या? हाँ चलो, ये क्वेश्चन ध्यान देना, एक पूछ रहा हूं मैं, सुना ध्यान से। अगर मान लो इस क्वेश्चन में ये लिखा होता, if the red dice resulted in 6, what is the probability of getting a doublet? If the red dice resulted in 6, what is the probability of getting a doublet? अगर रेड डाइस 6 शो कर रहा है तो डबलेट होने की क्या प्रोबेबिलिटी? अब देखो रेड डाइस अगर 6 शो कर रहा है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई इवेंट ई, इवेंट एफ क्या है, इवेंट एफ क्या है, तो रेड डाइस का 6 शो करना, जो कि ये वाला पूरा आ गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट, डबलेट होने की क्या प्रोबेबिलिटी, तो डबलेट वाला ये आ गया। समझ में आ रहा है ये चीज? डबलेट वाला ये आ गया, ये हो गया इवेंट ई हो गया जिसकी प्रोबेबिलिटी निकाली, ये इवेंट एफ हो गया जो क्या हो गया गिवन हो गया। अब आपको बोल रहे हैं डबलेट होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और 6 शो कर रहा है, तो फॉर्मूला क्या होता है, दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, इंटरसेक्शन में कितना एलिमेंट आ गया 1, डिवाइडेड बाय गिवन वाला इवेंट के एलिमेंट लेते हैं जो कि एफ के एलिमेंट, तो कितने आ गए 6, आंसर कितना जाएगा 1/6। क्या ये समझ में आ गया? ठीक है, तो बस ये चीज ध्यान में रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो जल्दी। लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन कैसा फ्रेम किया था, इफ रेड डाइस रिजल्टेड इन 6, तो रेड डाइस में 6 आया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट, तो डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी, जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकाली उस चीज को इवेंट ई लेनी। डबलेट कौन कौन से है, डबलेट ये सारे हैं 1 1 2 2 3 3। इवेंट एफ जो गिवन है वो इवेंट एफ है, तो रेड डाइस में 6 आना मतलब कि ये इवेंट एफ हो गया। अब जब भी हम फॉर्मूला निकाल लगाते हैं ई गिवन एफ का, फॉर्मूला क्या होता है, ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट है 1/f। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इस क्वेश्चन में जो जो डेटा गिवन है नोट डाउन करो, पहले तो ये लिख लो, इवेंट ई के एलिमेंट्स ये है 1 3 5, इवेंट एफ के एलिमेंट्स, इवेंट एफ के एलिमेंट्स 2 3, और इवेंट जी के एलिमेंट्स, इवेंट जी के एलिमेंट्स वो है 2 3 4 5, 2 3 4 5। और सैंपल स्पेस क्या है वो ध्यान रखना, अ फेयर डाइस इज रूल्ड, तो फेयर डाइस का रूल होगा मतलब सैंपल स्पेस आ गया 1 2 3 4 5 6। यहां तक सबको क्लियर हो गया डेटा? अब फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड आउट करने बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ। तो फर्स्ट पार्ट में निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ। निकल क्या है फॉर्मूला ई गिवन एफ की प्रोबेबिलिटी का, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले यहां पर हम क्या निकाल लेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लेंगे। तो ई इंटरसेक्शन एफ में क्या क्या एलिमेंट आएंगे,
तो ई इंटरसेक्शन एफ मतलब एक ही कॉमन एलिमेंट है, वो क्या है 3, तो यहाँ पर आ गया 3। क्या ये क्लियर हो गया? तो न्यूमरेटर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 1, नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस दैट इज 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ दैट इज 2। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा 1/2। सबको समझ में आ गया? सेकेंड पार्ट में क्या फाइंड आउट करना है हमें? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई। अर्जुन फॉर्मूले में क्या चेंज होगा? ऊपर में तो एफ इंटरसेक्शन ई आएगा और नीचे में जैसे यहाँ पर गिवन एफ था तो एन ऑफ एफ आए, यहाँ गिवन ई है तो क्या आ जाएगा एन ऑफ ई आएगा। अब ये दोनों सेम होता है, ई इंटरसेक्शन एफ एफ इंटरसेक्शन ई दोनों सेम होता है, मतलब यहाँ पर भी न्यूमरेटर 1 ही आएगा, डिनोमिनेटर बदल जाएगा, डिनोमिनेटर एन ऑफ ई लेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। समझ में आया ये? नेक्स्ट जल्दी कंप्लीट करो, उसके नेक्स्ट बनाओ सेकंड पार्ट। E गिवन G और G गिवन E, जल्दी लिखो अपनी कॉपी में आंसर, फिर मैं चेक करूंगा। हो गया? सेकंड बना क्या सबका? जल्दी बताओ। हो गया? तो सेकंड सॉल्व करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? E इंटरसेक्शन G। E इंटरसेक्शन G के एलिमेंट क्या क्या आ जाएंगे, तो दोनों में क्या क्या कॉमन है? एक तो 3 कॉमन है और एक 5 कॉमन है, तो यहाँ पर 2 एलिमेंट आएंगे 3, 5। फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन G निकालना है, तो फॉर्मूला बन जाएगा एन ऑफ ई इंटरसेक्शन जी डिवाइडेड बाय एन ऑफ जी। ई इंटरसेक्शन जी में 2 एलिमेंट डिवाइडेड बाय जी में कितने एलिमेंट? 4 एलिमेंट, तो ये आ जाएगा 1/2। चेक करो 1/2 आया क्या फर्स्ट पार्ट का आंसर? अब जी गिवन ई कितना आ रहा है बताओ? जी गिवन ई क्या बदलेगा? न्यूमरेटर तो सेम रहेगा, न्यूमरेटर में जी इंटरसेक्शन ई बन जाएगा, मतलब वो प्रीवियस के जैसे ही होगा। डिनोमिनेटर में एन ऑफ ई आ जाएगा, तो न्यूमरेटर में जी इंटरसेक्शन ई मतलब कि यहाँ पर 2 आएगा, डिवाइडेड बाय एन ऑफ ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तो ये आंसर आएगा 2/3। कंफर्म करो ये आएगा 2/3। क्लियर? अब आते हैं लास्ट पार्ट में, आपको क्या निकालना है? तो लास्ट पार्ट में आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ गिवन जी। तो ई यूनियन एफ गिवन जी निकालने के लिए यहां पर ई यूनियन एफ वाला पहले सेट क्रिएट करो। यहाँ एक नया सेट बनाएंगे ई यूनियन एफ वाला। तो ई यूनियन एफ वाला सेट क्या होगा? इन दोनों का यूनियन ले लो। क्या होगा इन दोनों का यूनियन? 1 2 3 5। ठीक है, अब आपको यहां निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ गिवन जी। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी डिवाइडेड बाय एन ऑफ जी। यहाँ पर भी एन ले लेता हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट की है तो प्रोबेबिलिटी का सेम। हाँ, तो उसके लिए अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, जी का और ई यूनियन एफ का। क्या आएगा दोनों का इंटरसेक्शन? ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी दैट विल बी इक्वल्स टू, क्या कॉमन है दोनों में? 2 3 और 5, 2 3 और 5। तो इसमें कितने एलिमेंट आ गए? 3 डिवाइडेड बाय जी में कितने एलिमेंट है? 4, तो इसका आंसर आएगा 3/4। कंफर्म करो आएगा 3/4। लास्ट वाले का बताओ क्या रहा है? 1/4 आ गया सबका? हाँ, तो तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे, एफ जी और ई तीनों का। तो तीनों में कॉमन क्या आ रहा है? 3, तो एक एलिमेंट हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एन ऑफ जी ले लेंगे, 2 आ जाएगा 4, तो 1/4। डन हो गया सबका? ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज है ध्यान रखना,
इसमें ना जो हमने ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था फॉर्मूला ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी का? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू वो था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसी को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में भी लिख सकते हैं, मतलब ए यूनियन बी गिवन सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन सी। मतलब अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी को मर्ज कर देंगे तो ये फॉर्मूला भी बन सकता है। तो आप इससे भी निकाल सकते हो थर्ड वाला क्वेश्चन। क्या ये क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। ओके, assume that each born child is equally likely to be a boy or a girl. गर्ल होने की और बॉय होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है। If the family has two children, what is the conditional probability that both are girls, given that youngest is a girl? ठीक है, तो आप सबसे पहले ना आप रैंक देखो स्टेप, पिछले क्लास में जो प्रेजेंट है मैंने उनको स्टेप बताया। सबसे पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है ये समझना, तो 2 बच्चे पैदा होगा, ठीक है। अब उसके बाद ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होंगे, दोनों लड़के दोनों लड़कियां, एक लड़का एक लड़की, ऐसे 4 पॉसिबल आउटकम बनेंगे, समझ में आया? तो सैंपल स्पेस बनाना, तो पहले सैंपल स्पेस बनाते, तो क्या होगा, दोनों बॉयज होना, बॉय गर्ल या गर्ल बॉय का कॉम्बिनेशन होना, या दोनों का गर्ल होगा। क्या ये समझ में आ गया सभी को? पहले ये बताओ। अब उसके बाद किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उसे इवेंट ई दे दो। तो किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स। तो यहाँ इस इवेंट को इवेंट ई दे देना। तो इवेंट ई बोथ गर्ल्स, तो बताओ इसके एलिमेंट्स क्या होंगे? इसके एलिमेंट्स आ जाएंगे जी जी, और इवेंट एफ उसे लेना जो आपको गिवन है। तो इवेंट एफ फर्स्ट कंडीशन में क्या गिवन है? गिवन दैट द यंगेस्ट इज अ गर्ल। तो यंगेस्ट को गर्ल लेना, तो यंगेस्ट हो सकता है हम पहले वाले को ले रहे होंगे, तो पहले वाले को गर्ल लोगे तो मतलब 2 पॉसिबल आउटकम होंगे। कौन कौन से पॉसिबल आउटकम होंगे? जीबी और जीजी। क्या ये क्लियर हो गया? एक बार कंफर्म कर दो जल्दी से। क्लियर हो गया? अब फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सॉल्व करते समय ज्यादा दिमाग मत लगाना, सिर्फ फॉर्मूला लगाना, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला? एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय एन ऑफ एफ। तो बताओ यहाँ इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा दोनों का? ई इंटरसेक्शन एफ जो आएगा वो आ जाएगा जी जी, ठीक है। तो यहाँ न्यूमरेटर में कितने एलिमेंट आ जाएंगे? 1, डिनोमिनेटर में कितने एलिमेंट आ जाएंगे? 2। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1/2। समझ में आ गया सबको? ये सेकेंड पार्ट खुद से सॉल्व करो। सेकेंड आएगा 1/3। सेकेंड पार्ट में इवेंट एफ बदल जाएगा, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज गर्ल। तो इस केस में बीजी, जीबी और जीजी ये तीनों पॉसिबल आउटकम आ जाएंगे। फिर उसके बाद इंटरसेक्शन में तो स्टिल एक ही रहेगा, तो आंसर आ जाएगा 1/3। हो गया सबका? ये हो गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो फिर। चलो नेक्स्ट। पढ़ लिया ना सबने क्वेश्चन? तो क्वेश्चन पढ़ के ये तो समझ में आ रहा है कुछ क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 टाइप के हैं, एक तो इजी है और दूसरा डिफिकल्ट है। और भी 2 कैटेगरी है, एक मल्टीपल चॉइस वाली और दूसरा ट्रू फॉल्स वाली।
अब ये जो भी डेटा गिवन है इसको अच्छे से समराइज करके नोट डाउन करो, कैसे लिखोगे। जैसे कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ समझा देता हूँ। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन जो है वो दो टाइप के हैं, या तो ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन है या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना। और इसमें भी फर्दर दो कैटेगरी है, या तो इजी है या तो फिर डिफिकल्ट है। ऐसा हो गया, चार पॉसिबल केसेस हो गए, समझ में आए। अब सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 300 जो क्वेश्चन है वो क्या है, इजी ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो 300 इजी ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन, मतलब ये कितना हो गया 300, समझ में आ रहा है, इजी ट्रू फॉल्स 300। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 200 क्या है, डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स वाले हैं। तो ये 200 वाला काउंट इधर पे आ जाएगा, डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स। समझ में आ रहा है ना सभी को। नेक्स्ट क्या है, 500 इजी एमसीक्यूज है, ये 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए, और 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के ये वाला डेटा अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लेना। समझ में आ गया सबको ये। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, पढ़ो ध्यान से। इफ ए क्वेश्चन इज सेलेक्टेड एट, अच्छा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए यहाँ पर, 1400, सबको ऐड कर दोगे है ना। अब क्वेश्चन में ये लिखा है, इफ a question is selected at random from the question bank, what is the probability that it is an easy question। अब हमेशा अभी 12th की प्रोबेबिलिटी में ये समझना कि अगर कभी भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है तो जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं उस इवेंट को हम क्या लेंगे, इवेंट ई। समझ में। और कंडीशनल मतलब कंडीशन गिवन होगी, तो गिवन के बाद जो लिखा है उस इवेंट को हम क्या लेंगे, इवेंट है। तो क्या लिखा है, गिवन दैट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज सेलेक्टेड, या द क्वेश्चन इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो ये हो गया हमारा इवेंट एफ। क्या यहां तक की चीजें क्लियर हो गई, बताओ जल्दी से। अब आपको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ। यहां तक का भी डेटा क्लियर हो गया, जल्दी बताओ। अब ये निकालने का फॉर्मूला क्या है बताओ, अभी हर बार हर क्वेश्चन में लगा रहे हैं, एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एन ऑफ एफ। क्या ये क्लियर हो गया। अब आप ई और एफ क्या आपने लिया, ई किसको लिया, इजी क्वेश्चन को, एफ किसको लिया, मल्टीपल चॉइस को। इंटरसेक्शन मतलब दोनों होना, समझ गए कि नहीं, इजी भी होना एंड मल्टीपल चॉइस भी होना। तो बताओ ऐसे कितने हैं जो इजी भी है और मल्टीपल चॉइस भी है। तो ये कितना हो जाएगा 500, ये वाला हो जाएगा 500। समझ में आया कि नहीं, क्योंकि इजी होना ये इवेंट ई है, तो ये पूरा हो गया आपका इवेंट ई, इजी क्वेश्चन होगा। इवेंट एफ क्या है, इवेंट एफ है मल्टीपल चॉइस होना, तो ये इवेंट एफ हो गया। तो दोनों के बीच में कॉमन कितना आ गया, 500। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूमरेटर में आ जाएगा 500 डिवाइडेड बाय एन ऑफ एफ, एफ मतलब मल्टीपल चॉइस होना, तो मल्टीपल चॉइस कितने हैं 900, तो अपॉन में कितना आ जाएगा 900। तो उसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 5/9। क्या ये क्लियर हो गया, बताओ जल्दी। हटा दो ये क्वेश्चन पर मैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन मल्टी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ना। हाँ कुछ पूछना है, इसमें लिखा है ई हमने किससे लिया, इजी क्वेश्चन, एफ हमने किसको लिया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फॉर्मूले में है ई इंटरसेक्शन एफ, मतलब इजी भी होना चाहिए एंड मल्टीपल चॉइस भी होना चाहिए। तो इजी एंड मल्टीपल चॉइस दोनों का कॉमन क्या है 500, तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 500, और यहाँ n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट से ही है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सेट विल बी 500। क्या डाउट है तेरा, 500 को मतलब एक नहीं, ऐसे 500 क्वेश्चंस है, बहुत सारे क्वेश्चंस है, कितने हैं 500 क्वेश्चन है, तो ये पूरा का पूरा एक सेट बन रहा है ना। ई जो है एक्चुअल में एक सेट है 800 क्वेश्चंस का, एफ जो है वो सेट है 900 क्वेश्चंस का, तो ई इंटरसेक्शन एफ कितने क्वेश्चन का सेट होगा 500 क्वेश्चन का, इसलिए एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ
नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सेट विल बी 500। ऐसे 500 क्वेश्चन हो, ठीक है, हटा दो इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पढ़ो थोड़ा सा और बताओ क्या फाइंड आउट करना है, कौन सा इवेंट गिवन है, कौन सा इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पहली वाली लाइन सबने पढ़ लिया क्या? तो पहली वाली लाइन पढ़ के क्या समझ में आया कि दो डायस को फेंक रहे हैं, दो डायस को फेंकेंगे तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम होंगे, कितने होंगे पहले इस चीज का, 36, ठीक है, 1 1 1 2 1 3 ऐसा करते हैं पूरे 36। अब पहली लाइन में ये बोल रहे हैं गिवन दैट द आउटकम्स ऑन बोथ द डायस आर डिफरेंट। तो ये डिफरेंट आउटकम्स मतलब कौन कौन से आउटकम्स हैं? डबलेट हटा दो, 1 1 2 2 3 3 ये सब हटा दो, जो बच गया वो आउटकम्स हो जाएंगे इसके अंदर, वो गिवन है। अब किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकाली? द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डायस इज 4, की सम क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। क्या ये समझ में आ गया? तो अब इसको खुद से करोगे तुम लोग, करो। सबसे पहले लिखो इवेंट ई, लिखो इवेंट ई। इवेंट ई जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है? कि सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डायस इज 4, इवेंट ई हो गया। कि सम 4 आए, ये इवेंट ई हो गया, ठीक है। तो बताओ इवेंट ई के एलिमेंट क्या क्या लेंगे? अगर दो डायस को थ्रो कर रहे हैं तो क्या क्या आएगा? एक आ सकता है 1 3, क्योंकि इनका सम 4 होता है, 2 2 3 1। क्या ये तीन पॉसिबल आउटकम ही होंगे? यस, ठीक है। अब इवेंट एफ हम किसे लेते हैं? जो हमें गिवन होता है। तो हटा देंगे ना, अभी बाद में हटाएंगे, रुकना उसमें। हाँ, इवेंट एफ क्या बोल रहा है? इवेंट एफ क्या है बताओ? डबलेट नहीं होना। तो इवेंट एफ के अंदर क्या आएगा? इवेंट एफ के अंदर 1 1 नहीं आएगा, क्या आएगा? 1 2 1 3 1 4 ऐसा करते हुए कहां तक आएगा? 1 6 2 1, फिर 2 2 नहीं आएगा, क्या आएगा? 2 3 2 4 अप टू 2 6। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो ऐसे टोटल इसके कितने पॉसिबल आउटकम हो जाएंगे? 30। क्या ये क्लियर हो गया? अब यहाँ पर निकाला तुम लोगों को प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ। फॉर्मूला क्या होता है? एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, यही होता है, डिवाइडेड बाय एन ऑफ एफ होता है। अभी ये बताओ ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट आएंगे? ई इंटरसेक्शन एफ में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? सिर्फ ये आएगा और सिर्फ ये आएगा। क्लियर हो गया? हाँ, पूछ लो मैडम, मैं बोलता हूँ अभी। तो कितने एलिमेंट आएंगे यहाँ पर? 2 एलिमेंट्स। क्लियर हो गया ये चीज? ये नहीं आएगा तो 2 डिवाइडेड बाय एफ के अंदर कितने एलिमेंट है? 30। तो 2 बाय 30, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1 बाय 15। आयुष क्लियर हो गया? दूसरे डाउट था, हटा दो इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी। क्वेश्चन पढ़ के रखो। दो चीजें, कौन से इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाले, कौन सा इवेंट गिवन है। पढ़ लिया ना? Consider the experiment of throwing a dice. If multiple of 3 comes up, throw the die again. If any other number comes, toss a coin. Find the conditional probability of event. The coin shows tail, given that at least one die shows 3. तो बताओ, दो चीजें बताओ। इवेंट ई क्या है पहले ये बताओ, किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी? पॉइंट शोज टेल, तो यहाँ पर पॉइंट शोज टेल, ठीक है। और इवेंट एफ क्या है जो गिवन है, वो क्या है? एटलीस्ट वन डाई शोज 3। तो ये लिख लेते हैं एटलीस्ट वन डाई शोज 3, यहां तक क्लियर हो गया? अब सैंपल स्पेस क्या बनेगा थोड़ा वो समझते हैं। तो सैंपल स्पेस में बोल रहा है पहले हम डाइस को फेंक रहे हैं,
अगर मान के चलो मल्टीपल ऑफ 3 आता है तो उसको दोबारा फेंकेंगे, ये लिखा है ना, ऐसे ही कुछ है ना। और अगर कुछ और नंबर आता है तो एक पॉइंट को टॉस करेंगे। क्या ये क्लियर हो गया? हाँ। अब सैंपल स्पेस अगर आपको बनाना है, मान के चलो आपने पहले डायस को थ्रो किया तो सबसे मिनिमम क्या आ सकता है? 1 आ सकता है। अगर 1 आया तो आप क्या करोगे? डायस को थ्रो करोगे कि कॉइन को टॉस करोगे? कॉइन को टॉस करोगे। तो कॉइन को टॉस किया, अब कॉइन को टॉस करोगे तो क्या आ सकता है? हेड या टेल। तो 1H या फिर 1T, ऐसे ही होगा। पहले 2 पॉसिबल आउटकम। फिर हो सकता है आपके पहले थ्रो में 2 आया तो क्या पॉसिबल आउटकम होगा? 2H और 2T। अगर पहले आउटकम में 3 आया तो क्या पॉसिबल आउटकम होगा? अब 3 आ रहा है, मल्टीपल ऑफ 3 आ रहा है, तो वापस से डाइस को रोल करेंगे। तो डाइस को रोल करेंगे तो पॉसिबल आउटकम क्या होंगे? 3-1, 3-2, 3-3 अप टू 3-6। बनाओ पूरा सैंपल स्पेस, क्या बनेगा? कंप्लीट करो जल्दी। थ्री आया या मल्टीपल ऑफ 3 आया तो हम अगेन डाइस को रोल कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ आया तो कॉइन को टॉस कर रहे हैं। तो 3 आने पे ये पॉसिबल आउटकम। 3 के बाद अगला नंबर क्या आ सकता है? 4। 4 आएगा तो फिर कॉइन को टॉस करेंगे, 4 हेड 4 टेल। 5 आएगा तो 5 हेड 5 टेल। और 6 आएगा तो क्या हो जाएगा? फिर से डाइस को रोल करेंगे तो 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5 एंड 6-6। एक बार चेक करो, कंफर्म करो ये सबको समझ में आ गया क्या कैसे बना सैंपल स्पेस। डन। अब इस क्वेश्चन में इवेंट ई और इवेंट एफ आपने ऑलरेडी लिख रखा है, और आपको ये भी पता है कि आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, और इसका फॉर्मूला भी पता है क्या होता है? एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय एन ऑफ एफ, ये होता है। यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इवेंट ई को सेट के फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, मतलब एलिमेंट लिखते हैं। तो इवेंट ई के एलिमेंट क्या क्या है ये बताओ। पॉइंट शोज टेल। पॉइंट शोज टेल मतलब एलिमेंट किसको किसको लोगे आप? 1T 2T और 4T एंड 5T। तो आ जाएगा 1T 2T 4T एंड 5T। कंफर्म करो, यहां तक क्लियर हो गया सबको? इवेंट एफ के एलिमेंट क्या कहेंगे अब बताओ जल्दी। हाँ, इवेंट एफ के एलिमेंट क्या है? एटलीस्ट वन डायस शोज टेल। कौन कौन सा आएगा? 3-1, 3-2, 3-3, ये पूरा का पूरा आएगा। और कौन सा आएगा? 6-3, ये भी आएगा। और कुछ आएगा क्या? नहीं। तो यहाँ पर जो आएगा उसको लिख देते हैं 3-1, 3-2, 3-3, ऐसा करते हुए 3-6 तक गया और 6-3 आया। क्लियर हो गया ये चीज? हाँ। अब बताओ इनका इंटरसेक्शन में क्या आएगा? इनका इंटरसेक्शन आएगा नल सेट, कुछ भी नहीं आएगा। तो बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0, क्योंकि न्यूमरेटर क्या हो गया? 0, और डिनोमिनेटर में एन ऑफ एफ की वैल्यू जितनी भी है, कितनी है वैसे 7 है। आंसर कितना आ जाएगा इसका? 0। क्या ये क्लियर हो गया सबको? बताओ जल्दी। हटा दो। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को पढ़ते समय दिमाग कम यूज करना, स्टेप्स ज्यादा यूज करना, ठीक है? चले जाओ मैडम। स्टेप्स ज्यादा यूज करना। स्टेप नंबर 1, आपको क्या पहचानना है कि कौन सा इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। स्टेप नंबर 2, कौन सा इवेंट गिवन है। समझ में आ गया ये चीज? स्टेप नंबर 3, सैंपल स्पेस, और फिर उसके बाद ये रूल्स फॉलो करना, ठीक है? हटा दो इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बना के दिखाओ क्या आएगा। नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, ए गिवन बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो आंसर आएगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि फॉर्मूला इसका क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू कितनी गिवन है? 0। 1/0 मतलब क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। हटा दो। क्या? दोनों फॉर्मूला है, ये भी है और ये भी है। तो पिछली क्लास में एब्सेंट था क्या? आया ना, बताना जल्दी।
अब्सेंट था कि प्रेजेंट था? प्रेजेंट था। तो ये भी फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला। ठीक है, हटा दूं इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इस क्वेश्चन में लिखा है कि a गिवन b इज इक्वल टू b गिवन a, ये दोनों इक्वल है, तो कौन सी कंडीशन ट्रू होगी? ऑप्शन बी, ऑप्शन डी। ओके ठीक है, तो सबको समझ में आया कैसे बनाइए? a गिवन b का फॉर्मूला क्या होता है? a इंटरसेक्शन b डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ b, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ b इंटरसेक्शन a डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ a। समझ में आई ये चीज? ये वाले दोनों टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना तो मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ b। डन हो गया सभी का? बीडी मतलब फेलियर डिक्रीज है, सबको बोल देंगे, सब अलग अलग पूछ रहे हैं। क्या ये क्लियर हो गया? बता दो सब, हटा दो इसको मैं। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। हटा दो ना इसको। अच्छा, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के पहले ना एक और, चलो डाल दो, इंडिपेंडेंट इवेंट्स डाल दो। इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। लिख लिया सबने? अच्छा, अभी हमने जो कई बार ये वाला फॉर्मूला यूज किया, आप लोगों को ध्यान में होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ। क्या था बताओ जल्दी इसका फॉर्मूला? दो तरह का था, एक तो नंबर ऑफ एलिमेंट के बेसिस पे और दूसरा प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे। तो प्रोबेबिलिटी वाला पूछ रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये था फॉर्मूला। अगर मान के चलो मैं इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ। क्या ये समझ में आया? बताओ जल्दी। तो इसी फॉर्मूले को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। नोट कर लो, पता था? नोट किया सबने? अब देखो ये थ्योरम कब और कैसे अप्लाई होगा, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर अच्छे से समझ में आए तो ठीक, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ठीक है, इसलिए ध्यान से सुनना। मान लेते हैं कि हमारे पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स में 5 रेड बॉल्स हैं, 3 ब्लैक बॉल्स हैं, 3 ब्लैक बॉल्स है। ठीक है, मैं सबसे पहले एक इवेंट एफ ले रहा हूं। इवेंट एफ ये है कि ब्लैक बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या होगा? बताओ कितना होगा? अगर इस बॉक्स में से ब्लैक बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं तो कितना होगा? 3/8। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब ब्लैक बॉल निकल गया, निकल के मैंने हटा दिया उसको। अब इस बॉक्स के अंदर क्या बॉल्स का कॉम्बिनेशन क्या बचा है? अब यहाँ पर 5 रेड बॉल है और 2 ब्लैक बॉल है। क्या ये क्लियर हो गया? अब मैं इस बॉक्स में से फिर से एक ब्लैक बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी निकालता हूं। अगेन एक ब्लैक बॉल, ये फर्स्ट ड्रॉ था, फर्स्ट ब्लैक, और ये क्या हो गया? सेकंड ब्लैक बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी। अब ये कितना आएगा बताओ? तो अब ये वाली प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 2/7। क्या ये क्लियर हो गया? समझ में आया सबको? ठीक है, लेकिन ये जो प्रोबेबिलिटी है ये पिछले वाले के ऊपर डिपेंड कर रही है ना। ये तब हुआ जब हमें पता था कि पहला बॉल क्या निकला है? ब्लैक निकला है। तो इस प्रोबेबिलिटी को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई न लिख के क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ लिखेंगे। ई गिवन एफ क्यों लिखेंगे? कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेकेंड ब्लैक बॉल इफ इट इज नोन दैट फर्स्ट ड्रॉन बॉल वाज ब्लैक। कि पहली बॉल क्या निकली थी? ब्लैक निकली। अगर पहली रेड निकलेगी तो ये प्रोबेबिलिटी बदल जाएगी कि नहीं? समझ में आएगी नहीं ये चीज? तो इसलिए इसको हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, और ये क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ।
अब मैं एक चीज लिख रहा हूं, उसका मतलब क्या होगा बताना। अच्छा, इवेंट ई और इवेंट एफ सबको क्लियर है ना? इवेंट एफ क्या है? पहले बॉल का ब्लैक निकलना। इवेंट ई क्या है? दूसरे बॉल का भी ब्लैक निकलना। अब इस चीज का मतलब क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा पहले बॉल का भी ब्लैक निकलना एंड दूसरे बॉल का भी ब्लैक निकलना, यही होगा इसका मतलब। एंड आया फर्स्ट का ब्लैक एंड सेकंड का ब्लैक। तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालेंगे, मतलब पहले का ब्लैक निकलना निकालेंगे, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ निकालेंगे, मतलब कि दूसरे बॉल का क्या निकालेंगे? ब्लैक निकला जब पहला ब्लैक निकल चुका है। तो ये वाली प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना आया था? 3/8। ई गिवन एफ कितना आया? 2/7। मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? 6/56। समझ में आया कि नहीं ये चीज? ये सुनने में, ये फॉर्मूला लगाने में बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन बिना फॉर्मूले का अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो बड़ा आसान है। जैसे अगर मैं पूछता हूं कि यही बॉक्स का कॉम्बिनेशन है, पहले बॉल के ब्लैक निकलने की प्रोबेबिलिटी एंड दूसरे बॉल के रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ? तो आप बड़ी आसानी से निकाल लोगे। पहले बॉल का ब्लैक निकलना तो प्रोबेबिलिटी क्या बोलोगे? 3/8। फिर दूसरे बॉल का रेड निकलना, ठीक है, तो पहला अगर ब्लैक निकल चुका है तो यहां से एक माइनस हुआ, ये कॉम्बिनेशन बन गया। अब दूसरे का रेड निकलने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 5/7। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो सीधे सीधे। लेकिन फॉर्मूले के फॉर्म में लिखोगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, तो ये जो अभी मैंने चीजें बताई है इसी को बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। आपने एक और हेडिंग में डाला, क्या हेडिंग डाला? इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब देखो, मान के चलो कि आपने पहली बॉल निकाली, वो ब्लैक निकली, चलो ठीक है, वापस से वो बॉल को वापस इसके अंदर डाल दिया। अब बताओ, अब आपके बॉल का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ? अब फिर से आपके पास 5 रेड और 3 ब्लैक बॉल हो गई। समझ में आया कि नहीं? अब अगर सेकेंड बॉल के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो कितनी आएगी? अगेन 3/8 आएगा। क्या ये क्लियर हो गया? तो क्या ये पिछले वाले आउटकम के ऊपर डिपेंड किया? नहीं किया। तो इसलिए क्या हो गया? और किसी की पास है क्या शीट? इस पे से देख लेते हैं। हाँ, अरे लेना देते लोग कर लेंगे, इधर पे ध्यान दे। हाँ, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में फर्क समझ में आया कि नहीं? इंडिपेंडेंट मतलब हर बार उतना ही सैंपल स्पेस है, ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो ये मल्टीप्लिकेशन वाला सबने लिख लिया था, ये वाली चीज हो गई थी। अब नेक्स्ट लिखो, ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है ना। नेक्स्ट लिखो इंडिपेंडेंट, लिखो फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो जैसे यहां पर पिछले वाले के ऊपर डिपेंड कर रहा था, ये डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। या फिर हम क्या लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ये गिवन एफ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि पिछला क्या निकला था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हर बार चीजें इंडिपेंडेंट होंगी। क्या ये क्लियर हो गया? स्टार्टिंग के क्वेश्चन इसके बड़े सिंपल है, उसमें आपको सीधे सीधे ये वाली प्रॉपर्टी चेक करनी होती है। अगर ऐसा है तो इंडिपेंडेंट होगा, नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑनवर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है? पढ़ो जल्दी से। क्या दिया? जल्दी पढ़ो जल्दी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है। क्या फाइंड आउट करना है? ए इंटरसेक्शन बी। क्या दे दिया है? ए और बी कौन से इवेंट्स हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे तो क्या होगा? दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकाल दो जल्दी से। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना देगा? 3/25। क्लियर हो गया सबको? ये पहला वाला लाइन हटा दो इसको मैं। चलो नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन करो जल्दी। Two cards are drawn at random without replacement.
इसको पढ़ के रखो पहले, सारे बच्चे पढ़ के रखो। पढ़ लिया सबने? किसी को चाहिए क्या और आंसर शीट्स? हाँ, 2 cards are drawn at random without replacement from a pack of। अब देखो हमेशा ना, अब ये वर्ड को बिल्कुल मिस नहीं करना, विद रिप्लेसमेंट लिखा है या विदाउट रिप्लेसमेंट। जब विदाउट रिप्लेसमेंट है मतलब वो डिपेंड कर रहा है, मतलब निकाल लिया और उसको रिप्लेस नहीं किया, वापस उसमें नहीं डाला। समझ में है कि नहीं ये चीज? तो 2 कार्ड्स निकाल रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक। तो इनिशियली अगर मान के चलो ये आपका पूरा का पूरा 52 कार्ड्स का सेट है, तो उसमें 26 ब्लैक है और 26 रेड है। क्या ये क्लियर हो गया? अब आपने पहला कार्ड निकाला, तो बताओ पहले कार्ड के ब्लैक होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 26/52। अब आपने इसको रिप्लेस नहीं किया, वापस अंदर नहीं डाला, तो अब आपके पास ये जो पैक है उसमें अब कितने कितने कार्ड्स बच गए? 25 ब्लैक बच गए और 26 रेड बच गए। अब दूसरी बार जब आप कार्ड निकाल रहे हो, तो दूसरी बार ब्लैक निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? दूसरी बार कार्ड निकाल रहे हो तो दूसरी बार ब्लैक होने की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? 25/51। समझ में है कि नहीं? तो अब ये दोनों होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो दोनों को क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ कौन सा थ्योरम लगा है? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। लेकिन अगर यहाँ विथ रिप्लेसमेंट आ जाता, ये आउट हट जाता, विथ रिप्लेसमेंट हो जाता, तो क्या आंसर में फर्क पड़ता? 26/52 पहले कार्ड का, दूसरे कार्ड का भी क्या हो जाता? 26/52, दोनों मल्टीप्लाई हो जाता। समझ में आया कि एक छोटा सा डिफरेंस क्या है ये? ठीक है, तो क्या ये क्लियर हो गया? ये वाला क्वेश्चन सबको हटा दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, अच्छे से पढ़ो, उस क्वेश्चन में क्या लिखा है। विद रिप्लेसमेंट इंडिपेंडेंट है। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन पूछे से। क्या लग रहा है, विद रिप्लेसमेंट इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट, क्योंकि जब आप रिप्लेस कर दे रहे हो, वापस उसको डाल देते हो, तो मतलब वो इंडिपेंडेंट हो गया, फिर से वही सैंपल स्पेस बन गया। ठीक है, हाँ। A box of orange is inspected by examining 3 randomly selected oranges drawn without replacement। तो ये without replacement वाला वर्ड आ रहा है। 3 oranges निकाल रहे हैं। If all 3 oranges are good, box is approved for the sale. Otherwise, it is rejected. Find the probability of box containing 15 oranges, out of which 12 are good and 3 are bad. Once will be approved for the sale। उसके अप्रूव होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो बताओ अप्रूव कब होगा? जब तीनों बार अच्छे ऑरेंजेस निकलेंगे। तो टोटल कितने ऑरेंजेस है बॉक्स में? 15। तो पहली बार अच्छा ऑरेंज निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या? पहली बार अच्छा ऑरेंज निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो कितने अच्छे ऑरेंजेस हैं? 12। टोटल कितने ऑरेंजेस हैं? 15। तो पहले बार अच्छा ऑरेंज निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 12/15। ठीक है, अब उसको वापस बॉक्स में नहीं डाल रहे, फिर दूसरा ऑरेंज निकाल रहे, तो दूसरा अच्छा ऑरेंज निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? 11/14। अब तीसरा अच्छा ऑरेंज निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? 10/13। सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लो इन तीनों को, खत्म। समझ में आ गया ये चीज? और अगर यहाँ पर विदाउट रिप्लेसमेंट लिखा, विद रिप्लेसमेंट होता तो क्या करते? तो क्या आता आंसर? 12/15 इंटू 12/15 इंटू 12/15। और वो कौन सा इवेंट होता? इंडिपेंडेंट इवेंट। अभी कौन सा डिपेंडेंट है? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जल्दी। A pair coin and an unbiased dice are tossed। अनबायस्ड का मतलब नहीं पता क्या?
और किसको नहीं पता अनबायस्ड का मतलब? अच्छा, तुम लोगों ने शोले मूवी देखी है कि नहीं? जय वीरू वाली नहीं देखी है? उसमें उसके पास एक वाला कॉइन होता है जिसमें हमेशा हेड आता है, तो वो बायस्ड कॉइन है जिसमें हमेशा एक ही आउटकम आएगा, ये एक का फेवर ज्यादा होगा। अनबायस्ड जिसमें दोनों का फेवर, दोनों की प्रोबेबिलिटी बराबर होगी, उसको बोलते हैं अनबायस्ड कॉइन। तो अनबायस्ड कॉइन मतलब हेड आना और टेल आना दोनों का प्रोबेबिलिटी बराबर है। तो एक फेयर कॉइन और अच्छा अनबायस्ड डाइस है, तो डाइस में भी मतलब हर चीज का आउटकम आने की प्रोबेबिलिटी बराबर है। तो एक फेयर कॉइन और अनबायस्ड डाइस को रोल कर रहे हैं। ए जो है वो कौन सा इवेंट है? हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन। और बी कौन सा इवेंट है? 3 ऑन द डाइस। चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट और नॉट। तो ए और बी इंडिपेंडेंट है या नहीं चेक करने का क्या तरीका है बताओ? मैथमेटिकल तरीका, इक्वेशन वाला तरीका। अच्छा, इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए कौन सी कंडीशन होती है? हमने लिखा था ना, क्या लिखा था? प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F या A इंटरसेक्शन B इक्वल टू क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ये था फॉर्मूला इंडिपेंडेंट होने के लिए। अब इवेंट A क्या है? जल्दी से चेक करके बताओ, इवेंट A क्या है? इवेंट A है हेड आना। अब बताओ, अगर मैं एक कॉइन को टॉस करूंगा तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/2। इवेंट B क्या है बताओ जल्दी? डायस में 3 आना। डायस में 3 आना, तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी डायस को रोल करने में? 1/6। मतलब तुम लोगों को ये दोनों चीजें मिल गई, ये मिल गया 1/2, ये मिल गया 1/6, मतलब ये आ रहा है 1/12। अब चेक करना है ये कितना है, तो ये निकालने के लिए अब आप ए इंटरसेक्शन बी निकालो। तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों कर रहे, कॉइन को भी टॉस करे, डायस को भी रोल कर रहे। अब बताओ आउटकम क्या क्या आएंगे? क्या आएगा? 1H 1T और क्या आएगा? 2H 2T। ऐसा करते हुए क्या आ जाएगा? 6H और 6T। क्या ये क्लियर हो गया? अब इसमें दोनों के होने, अच्छा नहीं, ये अभी हमने क्या निकाला है? ये सैंपल स्पेस बना है एक्चुअली, ये हमने क्या बना दिया? सैंपल स्पेस। ए इंटरसेक्शन बी निकालना है ना आपको। ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा? दोनों होना, मतलब हेड भी आना और 3 भी आना। तो कितने होंगे बताओ इसमें आउटकम? कौन सा आ जाएगा? एक ही आएगा ना, कौन सा आएगा? 3 और H। क्या ये क्लियर हो गया? अब बताओ, अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी, तो क्या आएगा इसका आंसर? 1 फेवरेबल डिवाइडेड बाय ऑल पॉसिबल, कितना हो गया? 12। तो इसका भी आंसर कितना आया? 1/12। ये दोनों सेम आया, मतलब ये इवेंट्स कौन से हो जाएंगे? इंडिपेंडेंट इवेंट्स। समझ में आया कि कैसे चेक किया? चलो जल्दी कंप्लीट इसको। वो फ्री बुक्स जो आती है, ये वाली सब। हो गया, ये हटा दो। चलो एक काम करते हैं, आज यही एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स और मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस।